दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित कर हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, जो बात आज मैं कहने जा रहा हूँ, वह पहले केवल मीडिया और मेरे ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों की कयासबाजी तक सीमित थी। लेकिन अब यह बात खुलकर सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी जनाधार, यानी कोर वोटरों के भीतर से बुलंद आवाज में एक मांग उठ रही है। ये वोटर कह रहे हैं कि मोदी से अब कुछ भी संभल नहीं पा रहा है। मोदी जी बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब उन्हें इस्तीफा देकर अपनी गद्दी योगी को सौंप देनी चाहिए और अगर उन्होंने ऐसा न किया, तो उनकी सरकार का हश्र वो होगा, जो 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का हश्र हुआ था। अगर मोदी सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह के घाट नहीं उतरना चाहती है, तो वो इस्तीफा देकर योगी को प्रधानमंत्री बना दिया जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों के बीच में आवाज उठ रही है। मैंने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। मेरे पास सर्वेक्षण करने लायक संस्था भी नहीं है। लेकिन मैं अपने संपर्कों, अपनी जानकारियों के माध्यम से ये विश्लेषण कर रहा हूं और मेरा मानना यह है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के भीतर राजनीतिक शक्तियों का संतुलन बदलने की तरफ चला गया है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े से लेकर फरवरी की आज की तारीख तक मैं खुद ऐसे बीसियों लोगों को यह बात कहते हुए सुन चुका हूं। इन लोगों में ट्रेन में यात्रा कर रहे वोटर हैं, टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर हैं, दिल्ली और गाजियाबाद के अपार्टमेंट्स में गार्ड बनकर खड़े हुए पकी उम्र के लोग हैं, लखनऊ और दिल्ली के बाजारों में शॉपिंग करते हुए मिल जाने वाले खुशहाल नागरिक हैं। इनमें से ज्यादातर लोग मुझे पहचान लेते हैं। उन्होंने टीवी और सोशल मीडिया में मेरा चेहरा देखा है। जो चेहरा देखकर यकीन नहीं कर पाते कि वही आदमी है, वे आवाज देखकर समझ लेते हैं, तस्दीक करते हैं कि मैं वही आदमी हूं जो राजनीतिक विश्लेषण करता रहता है। कुछ लोग जो नहीं पहचानते हैं, वे अपनी तरफ से पहलकदमी से यह बात कह रहे हैं। खास बात यह है कि जब मैंने पिछले महीने भर बहुत से लोगों को इस लहजे में बात करते हुए सुना, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली में सक्रिय अपने पत्रकार मित्रों से अनुरोध किया कि वे भी पता लगाएं कि वास्तव में भाजपा के कोर वोटरों में इस तरह की सुगबुगाहट है या केवल मुझे ही लग रहा है। लेकिन जब उन मित्रों ने भी अपनी रपट दी कि वास्तव में ऐसा ही लग रहा है, तो मैंने सोचा कि अब यह बात नई परख के दर्शकों के साथ साझा करने का समय आ गया है। दोस्तों, भाजपा के ये कोर वोटर कौन है जिनकी मैं यहां चर्चा कर रहा हूं? भाजपा के मुख्य जनाधार यानी कोर वोटरों से मेरा मतलब अपने आप में स्पष्ट है। इसका मतलब है ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, भूमिहार, कायस्थ और पटेल, यानी ऊंची जातियां, यानी जनरल कैटेगरी के वोटर। ये वे वोटर हैं जो दिल से मानते हैं कि उनके वोटों से ही मोदी की सरकार बनी है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का इंजन इन्हीं वोटों के ईंधन से चल रहा है। भाजपा को जो बाकी जो वोट मिले हैं, वे आते जाते रहते हैं। लेकिन भाजपा हारे या जीते, जनरल कैटेगरी के तकरीबन 80% वोटर पिछले 11 साल से कमल के निशान पर ही उंगली दबा रहे हैं। यह है उनकी निष्ठा, उनकी वफादारी। दोस्तों, इन्हीं वोटरों ने इधर कुआं उधर खाई वाली कहावत कुछ बदल दी है। अब यह कहावत कुछ इस तरह से बन गई है, इधर कुआं उधर खाई, आगे नाली और पीछे नाला। यानी बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई पतली गली नहीं, इधर जाएं उधर जाएं, आगे जाएं पीछे गाएं। गिरना तय है, नुकसान तय है। बहस केवल इस बात की है कि गिरने पर चोट कितनी लगेगी और नुकसान कितना होगा। जरा सा पूछिए, भाजपा के वोटरों का यह प्रभावशाली समूह साफ और ऊंची आवाज में कहते हुए सुनाई देगा कि मोदी के इधर यूजीसी की इक्विटी नियमावली का संकट है, उधर जनरल नरवणे की पुस्तक में खुली उनकी कायरता की पोल है, आगे ट्रंप के साथ की जा रही ट्रेड डील से निकलने वाली आफतें हैं और पीछे एप्स्टीन फाइलों में हरदीप पुरी के जरिए फंसी हुई उनकी सरकार है। इन चारों संकटों पर मोदी ने अभी तक एक लफ्ज भी नहीं कहा है। इधर उधर की बातें बहुत हुई हैं, पर प्रधानमंत्री की आवाज इन पर नहीं सुनी गई है। और तो और अभी तक मोदी की तरफ से यह तक नहीं बताया गया है कि वो लोकसभा में
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण देने के लिए क्यों नहीं आए? उस चर्चा का समाहार करने के लिए क्यों नहीं आए? मोदी के ना आने की वजह को अगर ओम बिरला के वक्तव्य से जोड़ के देखा जाए कि मोदी जी की जान को खतरा था, तो ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। कि ये बात किसी गले नहीं उतर रही है कि कांग्रेस की महिला सांसद संसद में मोदी जी को काट खाती या उन्हें अपनी चूड़ियों से आक्रमण करके हमला कर देती या उनका कोई अपमान कर देती या उन्हें चांटा मार देती, और अगर गिरिराज सिंह और निशिकांत दुबे की मानी जाए तो वो उनकी हत्या भी कर सकती थी। इस बात पर खुद कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी के ऊपर हंसते हैं, और तो और। दोस्तों, इस पूरे माहौल से कुल मिलाकर 5 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, मोदी की ये फंसी हुई हालत खुद उनकी और उनके रणनीतिकारों की गलतियों की देन है। यूजीसी की इक्विटी नियमावली इसलिए जारी की गई कि मोदी राहुल को उन्हीं की पिच पर पटकना चाहते थे। ओबीसी, दलित और आदिवासी की पिच पर, सामाजिक न्याय की पिच पर। लेकिन दांव मारते-मारते खुद फिसल गए, अभी तक उठ नहीं पाए। एप्स्टीन और हरदीप पुरी का संबंध हर किसी के दिमाग को मथ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जो एप्स्टीन 2008 में ही यौन अपराधों को कबूल करके 13 महीने की जेल काट चुका था, जो अमेरिका में एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर था, उससे हरदीप पुरी क्यों मिल रहे थे? एप्स्टीन ओबामा प्रशासन में किसी पद पर नहीं था। वह पुरी को मेक इन इंडिया या ग्रामीण भारत में इंटरनेट के विस्तार पर क्या राय दे सकता था? इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट से कम से लड़कियों को फंसाकर वेश्यावृत्ति करवाने वाले से उसका संबंध क्या हो सकता था? मतलब सोचने की बात है। जिस व्यक्ति का सारा जीवन कमसिन लड़कियों को फंसाकर उनके साथ बलात्कार करना, उनके साथ यौन यौन दुराचार करना और फिर उनकी ट्रैफिकिंग करके अपने सत्ताधारी दोस्तों और अन्य पूंजीपति दोस्तों को वेश्या की तरह उनके सामने पेश करना। यह काम करने वाले एप्स्टीन का इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के एजेंडे से क्या संबंध हो सकता था? हरदीप पुरी का यही तो दावा है कि वो इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि मंडल में उनके साथ मिलने गए थे। आखिर इस इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधि मंडल एप्स्टीन से क्यों मिलने गया था? या कभी गया भी था या नहीं? हरदीप पुरी कहते हैं कि जैसे ही उन्हें एप्स्टीन की असलियत पता चली, उन्होंने मेल मुलाकातें रोक दी। तो जिस बात को हर कोई जानता था, उसे पुरी क्यों नहीं जानते थे? फिर ऐसे पुरी को मोदी ने अपनी सरकार में मंत्री क्यों बनाया? यह भी सोचने की बात है कि जो व्यापार संधि अभी औपचारिक रूप से होनी न केवल बाकी है, बल्कि उसमें काफ़ी समय है, बल्कि उसकी बहुत सारी बातें अभी संदेह के दायरे में हैं। उसका जश्न पीयूष गोयल वगैरह ने पहले से क्यों मनाना शुरू कर दिया? ये झूठ क्यों बोला जा रहा है कि भारत का कृषि बाजार अमेरिका के लिए संधि के ज़रिए नहीं खोला जा रहा है? बार-बार ट्रंप और अमेरिका मोदी की पोल खोलते नज़र आते हैं इस मुद्दे पर। दूसरी बात, राहुल गांधी द्वारा संसद के भीतर और बाहर लगातार किए जा रहे हमलों की भी इसमें प्रमुख भूमिका है। जनरल नरवणे की किताब के ज़रिए हमला करके राहुल गांधी ने मोदी की चीन नीति के धुर्रे उड़ा दिए हैं और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। नरवणे की बात लोग भूल गए थे, वह सबको याद आ गई है। हिंदी में अनुवाद होकर लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुंच गई है। आम लोग बोल रहे हैं कि मोदी केवल पाकिस्तान के मुकाबले डींगे हाँक सकता है, पर चीन के आगे वह फुस हो जाता है। नरवणे की किताब की भूमिका जनरल वीपी मलिक ने लिखी है, जो कारगिल युद्ध के हीरो हैं। इस किताब की संस्तुति जनरल वीके सिंह ने की है, जो मोदी की सरकार में 10 साल मंत्री रह चुके हैं और इस समय भी इसी सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल हैं। क्या यह किताब लिखने के लिए मोदी नरवणे का कोर्ट मार्शल करवाएंगे, या उनके साथ जनरल मलिक और जनरल वीके सिंह का भी कोर्ट मार्शल होगा? इन सवालों का जवाब नहीं है। जाहिर है कि जब सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है, इस मसले पर संसद में चर्चा भी करवा ले। संसद के भीतर और बाहर हो रही राजनीति का असर अब भाजपा के भीतरी शक्ति संतुलन पर पड़ना शुरू हो गया है। तीसरी बात, मोदी के कोर वोटर मोदी से असंतुष्ट हैं, पर विपक्ष की किसी पार्टी या नेता की तरफ झुकने के बजाय भाजपा और हिंदुत्व की भीतरी राजनीति के भीतर ही मोदी का विकल्प तलाश रहे हैं। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि अगर ये वोटर मोदी से नाराज हैं, तो वो कोई कांग्रेस के अंदर अभी कांग्रेस को आशा भरी उम्मीदों से देख रहे हैं या किसी और पार्टी में उनकी दिलचस्पी है। नहीं, ये वोटर दरअसल अभी मोदी का विकल्प भारतीय जनता पार्टी की भीतरी राजनीति में ही तलाश करना चाहते हैं।
अगर उनकी हाँ, ये बात अलग है कि अगर उनकी ये इच्छा पूरी करने में संघ परिवार ने बहुत ज़्यादा देर लगाई, तो वे भाजपा के बाहर भी अपना विकल्प तलाश सकते हैं और अगर ऐसी नौबत आई तो वे खतरे की घंटी नहीं होगी, बल्कि खतरे का घंटा होगा। चौथी बात, भाजपा के ये कोर वोटर जिस व्यक्ति से खास तौर से नाराज़ हैं, वह है अमित शाह। गृहमंत्री उनके गुस्से का निशाना हर बातचीत में बनते दिखाई दिए। कोर वोटर कह रहे हैं कि अमित शाह योगी को परेशान कर रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहता है और खुद मोदी का उत्तराधिकारी बनना चाहता है। यानी योगी बनाम अमित शाह का तल्ख समीकरण अब केवल राजनीतिक कयासबाजी के दायरे में ही नहीं रह गया है। ये आम जो लोगों तक भाजपा के कोर वोटरों तक पहुंच गया है। चौथी, उन्हें एक तैयारशुदा बना बनाया विकल्प योगी के रूप में मिलता दिखाई दे रहा है। मोदी को उन्हें विकल्प चाहिए, भाजपा के अंदर चाहिए, हिंदुत्व की राजनीति के भीतर चाहिए और वहां पर योगी एक रेडीमेड विकल्प के तौर पर उन्हें मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले योगी ने उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया। उससे पहले उनके समर्थक बुद्धिजीवियों ने सोशल मीडिया पर और मीडिया के अन्य मंचों पर यह प्रचार किया कि योगी के नेतृत्व में उपरा की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। सवाल यह नहीं है कि यह दावा सही था या गलत, सवाल यह है कि इस दावे के पीछे की राजनीतिक डिजाइन कौन सी थी। राजनीतिक डिजाइन यह थी कि योगी को केवल मुसलमान विरोधी लफाजी तक ही सीमित नहीं समझा जाना चाहिए, वो विकास के काम भी कर सकते हैं, उन्हें कुछ अर्थव्यवस्था की और आर्थिक विकास की भी समझ है। दोस्तों, ये ताजा राजनीतिक हकीकत के 5 पहलू हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहूंगा, इसका मतलब जल्दबाजी में यह ना निकालिए कि योगी निकट भविष्य में मोदी की जगह बैठा दिए जाएंगे। उस घड़ी के आने में अभी बहुत समय है और जैसा कि कहते हैं कि कप नीचे से उठाकर आप होंठों तक ले जाते हैं, उस बीच में कुछ भी घटित हो सकता है। दरअसल भाजपा के कोर वोटरों ने तो योगी को अपनी पसंद बना लिया है, मोदी से भी निराश भी हो चुके हैं, लेकिन हिंदुत्व का जो राजनीतिक नेतृत्व है, वो इस मामले को लेकर दुविधा में है। वोटर कुछ भी कहते रहें, कोई भी संदेश देते रहें, कैसे भी इशारे उनकी तरफ से आते रहें, संघ की पहली पसंद आज भी मोदी ही हैं। योगी भी संघ की पसंद है। दरअसल संघ के समर्थन से ही वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं, पर फिलहाल वे दूसरे नंबर पर है। आप पूछ सकते हैं कि क्या संघ परिवार भाजपा के कोर वोटरों का संदेश सुन नहीं पा रहा है? मेरा ख्याल है सुन पा रहा, लेकिन संघ परिवार जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला करने की गलती नहीं करेगा। बड़ी मुश्किल से लंबे इंतजार के बाद केंद्र की सत्ता मिली है, वह ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता इससे सत्ता हाथ से निकल जाए। दूसरी बात यह है कि इस समय योगी के पास संघ परिवार के भीतर समर्थकों का कुछ थोड़ा टोटा हो गया है। इस समय मोदी के पास संघ परिवार में समर्थक ज्यादा है, यानी संघ परिवार के भीतर का शक्ति संतुलन योगी की बजाय मोदी के पक्ष में झुका हुआ है। जब तक डॉक्टर कृष्ण गोपाल संघ के भाजपा और संघ के बीच समन्वय के इंचार्ज थे, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, जो सह सरकारवाह के रूप में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में समन्वय होता था, उसके इंचार्ज थे, योगी के पास संघ में एक मजबूत समर्थक था। समझा जाता है कि कृष्ण गोपाल जी ने ही योगी को सिन्हा के ऊपर प्राथमिकता देकर, मनोज सिन्हा जो कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उनके ऊपर प्राथमिकता देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इस समय कृष्ण गोपाल केवल सह सरकारवाह रह गए हैं। समन्वय का काम दरअसल अरुण कुमार के पास है। समझा यह भी जाता है कि अरुण कुमार, दत्तात्रेय होसबोले और मोहन भागवत का शीर्षाला कमान अभी मोदी पर ही दांव लगाने के पक्ष में है। अभी शायद कुछ दिन तक या हो सकता है 1-2 साल तक ऐसी ही स्थिति बनी रहे। वैसे भी मोदी के शासनकाल में संघ के चेहरे पर बड़ी-बड़ी संपत्तियों की जो चमक आई है, उसने भी पलड़ा मोदी की तरफ झुका दिया है। दरअसल संघ ये शिकायत नहीं कर सकता कि मोदी ने उसके विचारधारात्मक एजेंडे को लागू नहीं किया। संघ ये भी शिकायत नहीं कर सकता कि मोदी के शासनकाल में संघ का विस्तार करने में सरकार ने कोई मदद नहीं की। दोस्तों, मेरे जैसे ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक मुख्य तौर पर नेताओं की गतिविधियों पर ध्यान देते हैं, उनके कार्यक्रमों में आने वाली भीड़ पर ध्यान देते हैं, उनके जनाधार के प्रति लोगों की उत्सुकता की तरफ ध्यान देते हैं, उनकी खुली और छिपी बैठकों, वक्तव्यों, उनके और उनकी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर अपना ध्यान केंद्रित करके हम जैसे लोग अपने अनुमानों और निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। ऐसा आमतौर पर कम ही होता है कि मतदाताओं के बीच पनप रही किसी भावना के आधार पर इस तरह के विश्लेषण किए जाते हों। आज मैं अपना विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी के मुख्य जनाधार, कोर वोटर के पिछले
कोर वोटर के बीच पिछले 1.5 महीने के दौरान पनप रही भावनाओं और उन पर आधारित राजनीतिक रुझानों के आधार पर कर रहा हूं। आपको ध्यान होगा, पहले भाजपा का यह कोर वोटर मोदी योगी की जोड़ी की चर्चा करता था। यह चर्चा 2024 के चुनाव में बंद हो गई। जब उत्तर प्रदेश के वोटरों ने देखा कि योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए सुझाव के मुताबिक अमित शाह ने लोकसभा का एक भी टिकट नहीं दिया। आखिर में योगी के सुझाव इस बात पर आ गए थे कि केवल जनरल वीके सिंह को गाजियाबाद से तीसरी बार टिकट दे दिया जाए, लेकिन अमित शाह ने जनरल वीके सिंह का भी टिकट काट दिया। फिर हुआ ऑपरेशन सिंदूर। यहां भी भाजपा के कोर वोटर को बुरा लगा कि युद्ध विराम की घोषणा मोदी ने नहीं बल्कि ट्रंप ने की, और मोदी चालाकी पूर्वक चुप रहे। दूसरे लोग कुछ विदेश नीति की तरफ, विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ नीति संबंधी वक्तव्य आते रहे, लेकिन मोदी ने उस तुर्शी के साथ ट्रंप का खंडन नहीं किया जिस तुर्शी की उनसे उनके कोर वोटर अपेक्षा कर रहे थे। फिर आई 13 जनवरी की तारीख और सब कुछ बदल गया। दरअसल हुआ यह है कि 13 जनवरी की तारीख ऐसी साबित हुई है, इसके कारण भाजपा का मुख्य जन आधार ऊंची जातियों या कहिए जनरल कैटेगरी के वोटरों को मुखर कर दिया है। इस तारीख में यही तारीख थी जबकि यूजीसी की इक्विटी नियमावली लागू की गई। जिस दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक पिछड़ों को 27% आरक्षण की घोषणा की थी, वो तारीख विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनीति के लिए निर्णायक साबित हुई। उसी तरीके से ये 13 तारीख नरेंद्र मोदी की राजनीति के लिए निर्णायक साबित होने वाली है। मोदी योगी की जोड़ी वाली बातें अब अतीत में समा चुकी हैं। अब तो मोदी की जगह योगी को लाने की बात हो रही है। कोर वोटर खुलकर अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। जाहिर है कि भाजपा के भीतर की राजनीति इससे बहुत गहराई तक प्रभावित होगी। इसका बहुत दूरगामी असर होगा और हमें लगातार इस घटनाक्रम पर निगाह रखनी होगी। बहुत सारे समीक्षक पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार मोदी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर अपने हमले को इतना तेज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, विपक्ष के नेता के तौर पर वो हमले करेंगे, आलोचनाएं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिना विश्राम किए हुए, रिलेंटलेसली, बिना रुके हुए, मुतवातिर मोदी सरकार के ऊपर अपना हमला किया है, जिस तरह उनके हर हमले से मोदी सरकार कोने में सिकुड़ती चली गई है, उससे जाहिर है कि कहीं ना कहीं राहुल और उनके रणनीतिकारों को भी लग रहा है कि उनके इन हमलों से मोदी की साख गिर रही है, मोदी फंसे हुए लग रहे हैं, और इससे भाजपा के भीतर मोदी के विकल्प की सुगबुगाहट तेज हो गई है। और जो इक्विटी नियमावली वाला मसला है, इसके बारे में कह रहा हूं कि मोदी की राजनीति के लिए निर्णायक साबित होगा। इक्विटी नियमावली वाला मसला मेरे ख्याल से तो राजनीतिक पलड़े को हिंदुत्व की राजनीति के भीतर पूरी तरीके से योगी के पक्ष में झुका चुका है। जो लोग ये समझते हैं कि योगी केवल ठाकुरों के नेता हैं, बात उनकी मोटे तौर पर ठीक है। ठाकुरों में, राजपूत समाज में उनके लिए विशेष आकर्षण है। ऐसा आकर्षण कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए हुआ करता था जब वो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिछड़ों को 27% आरक्षण की घोषणा की, वो हीरो से विलेन बन गए, और ऐसे विलेन बन गए इसके लिए कभी भी ऊंची जातियों ने उन्हें माफ नहीं किया। नरेंद्र मोदी पिछड़ी जातियों में से आए, पिछड़े समाज की देन है, लेकिन अगड़े समाज के लोगों ने उनको अपना नेता माना। इस बात का कभी ध्यान नहीं दिया कि ये राजपूत, ब्राह्मण, बनिया जातियों की देन नहीं है, उस समाज से नहीं आए हैं। पिछड़े समाज से होने के बावजूद ऊंची जातियों ने उनको नेता माना, लेकिन जब यूजीसी की नियमावली आई, तब पहली बार ऊंची जातियों ने समझा कि मोदी ने उनके साथ गद्दारी की, और अब उनके सामने योगी मोदी की जोड़ी नहीं, बल्कि मोदी की जगह योगी वाला विकल्प है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं,
या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।